हाइपोमेनिया को डायग्नोस करने के लिए हमें मात्र 4 दिन की ज़रूरत पड़ती है और मेनिया को डायग्नोस करने के लिए हमें 7 दिन की ज़रूरत पड़ती है और डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमें मात्र 2 हफ्तों की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने के लिए तभी हम डायग्नोस कर सकते हैं जब उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और इसमें सुसाइडल रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर खुद ही पैरासुसाइड्स करते हैं, खुद को मरने की कोशिश करते हैं। ऊपर से बाइपोलर डिसऑर्डर में वैसे ही सुसाइडल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और दोनों में ही रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पेशेंट को मेडिसिन भी चाहिए होगी और साइकोथेरेपी भी चाहिए होगी, मतलब उसको साइकियाट्रिस्ट भी चाहिए होगा और उसको एक साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑलरेडी वीडियोस हैं बाइपोलर डिसऑर्डर पे और ऑलरेडी वीडियोस हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, बल्कि एक वीडियो ये भी है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर में क्या फ़र्क होता है। बट आज हम बात करेंगे उन 20% पेशेंट्स की जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो साथ में उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है। उसी तरह जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है 20% पेशेंट्स को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले हम समझ लेते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, फिर हम समझ लेते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होता है, फिर हम कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और इससे क्या परेशानियां होती हैं और इसका क्या ऐसे इलाज हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट को हाई फेज में हाइपोमेनिया या मेनिया हो सकता है। अगर मेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे बाइपोलर 1, और अगर हाइपोमेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम बाइपोलर 2। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हाइपोमेनिया को डायग्नोस करने के लिए हमें मात्र 4 दिन की ज़रूरत पड़ती है और मेनिया को डायग्नोस करने के लिए हमें 7 दिन की ज़रूरत पड़ती है और डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमें मात्र 2 हफ्तों की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने के लिए तभी हम डायग्नोस कर सकते हैं जब उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। वैसे तो 13-15 साल में ही पर्सनैलिटी बनने लगती है, बट 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए और उसके बाकायदा अपने 9 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से 5 प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब फुल क्राइटेरिया में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट आपको एक फ्लेवर दे देता हूँ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा कि कौन बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, मेनिया क्या होता है, हाइपोमेनिया क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी क्या होती है और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो डीबीटी होता है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जब आप कॉम्बिनेशन वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको समझ क्लियरली एकदम आ जाएगा। तो अगर हम मेनिया की बात करें तो मेनिया में क्या होता है, नींद कम आती है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बातें करता है और फ्रेश फील करता है कम सोने के बावजूद, बड़े बड़े प्लान्स करता है, एक बात पे टिक नहीं पाता, कई काम करता है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है फाइनेंशियली, इमोशनली, ऐसा बिहेव कर जाता है जो उसको नहीं बिहेव करना चाहिए, वो हाइपोमेनिया हो या मेनिया हो। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन में क्या होता है, 2 मेन लक्षण होते हैं। एक होता है एनिडोनिया, मतलब उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं रहता जिनमें पहले होता है, जैसे शॉपिंग हो गई, टीवी देखना हो गया, किसी के साथ मूवी देखने चले गए, तो इन चीज़ों में भी जो है इंटरेस्ट चला जाता है और रोने का मन करता है, मरने के ख्याल आते हैं और ये सब। अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें जो है इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रॉमी रिलेशनशिप होते हैं। स्ट्रॉमी मतलब जैसे तूफ़ानी रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि सुबह पेशेंट बहुत खुश है, शाम को बहुत गुस्सा आ गया है, खूब लड़ाई हो रही है, तोड़ा फोड़ी हो रही है, कभी मोबाइल टूट रहा है, कभी लैपटॉप फूट रहा है, कभी ग्लास का वास फेंका जा रहा है, कभी खाने की प्लेटें उड़ रही हैं घर में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ काफ़ी कॉमन होती हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है, जब हमने मेनिया या हाइपोमेनिया या डिप्रेशन की बात की तो हम बात कर रहे थे 4 दिन, 7 दिन और 2 हफ्तों की। यहाँ तो घंटों की बात होगी, दिनों तक तो बात जाएगी ही नहीं। और इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी रिजेक्शन फील होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, खालीपन लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कोई छोड़ ना दे। फिर वो इमोशनली अपने आप को परेशान करते हैं, वो अपने हाथ काट लेते हैं या नींद की गोलियाँ खा लेते हैं, जिससे वो मरने की कोशिश करते हैं, फैमिली फटाफट भागती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये दोनों डिसऑर्डर कंबाइन हो जाएंगे तो कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं मैं आपको उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ताकि मैं कोई मिस ना कर जाऊँ। तो जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर बन जाएगी, वो आप समझ ही सकते हैं जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बीमारी कितनी गंभीर बन जाएगी। इसमें जो मूड सिम्टम्स हैं वो कहीं ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अगर सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर हो या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। और बल्कि क्या होता है, जैसे किसी को मेनिया या हाइपोमेनिया हुआ, फिर उसको डिप्रेशन हुआ, तो बीच में एक टाइम तो मिलेगा जहाँ पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे बीच में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी भी चल रही है, तो पेशेंट कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हो जाएगा, ठीक हो पाएगा। तो बहुत बार चांसेस हैं कि पेशेंट को डॉक्टर ही ओवर मेडिकेट कर दे एज ए साइकियाट्रिस्ट, अगर ढंग से डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा, और पेशेंट के घर वाले भी परेशान और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा
परेशान। और इसमें सुसाइडल रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर खुद ही पैरासुसाइड्स करते हैं, खुद को मरने की कोशिश करते हैं। ऊपर से बाइपोलर डिसऑर्डर में वैसे ही सुसाइडल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और दोनों में ही रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, नौकरी को संभालने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेडिसिन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और डिफरेंट बात क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक साइकेट्रिस्ट करता है मेडिसिन के द्वारा। बट अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है साइकोलॉजिस्ट का। इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड वीडियो भी है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो पेशेंट को मेडिसिन भी चाहिए होगी और साइकोथेरेपी भी चाहिए होगी, मतलब उसको साइकेट्रिस्ट भी चाहिए होगा और उसको एक साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए होगा, तो तभी वो ठीक से मैनेज हो पाएंगे। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ साल लग जाएंगे ठीक से समझने में, क्योंकि कभी डिप्रेशन आएगा, कभी मेनिया आएगा, फिर उसको मेडिसिन से मैनेज करेंगे, फिर उनकी साइकोथेरेपी करेंगे। तो एक लंबा रिश्ता चलना चाहिए एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ, और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अवेलेबल हो एक ही क्लिनिक पे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, पेशेंट के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, कि वो उनको दिखाएं और अच्छे से इलाज ले पाएँ। तो दोस्तों आज हमने समझा बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी क्या होती है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो डेडली क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं, बीच का टाइम आता है बिल्कुल फ्री रह ही नहीं पाता, और उन्हें साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और साइकोलॉजिस्ट भी, और उनका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। वो जानबूझ के लक्षण पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं खींच रहे हैं, उनको इलाज की, प्यार की और मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनका इलाज हो पाएगा और वो भी वो ज़िंदगी जी पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें उसमें भी जॉब लॉस और रिलेशनशिप्स का बहुत इशू रहता है, और अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी की बात भी करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अगर उससे अच्छे से मैनेज करेंगे तो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।